दोस्तों, आज की कहानी है जब बेटे ने किया अपने माँ बाप को पहचानने से इनकार, तो वक्त ऐसा आया कि बेटे के होश ठिकाने लग गए। आखिर क्या हुआ ऐसे और कैसे बेटे को अपनी गलती का एहसास हुआ। सुदर्शन जी का घर आज बहुत सजा हुआ था। चारों तरफ फूलों की लड़ियां लगी हुई थीं, मानो जैसे दिवाली मनाई जा रही हो। पूरे गांव में हर एक घर रोशनी से पूरे तरीके से सरोबार था। चारों तरफ लाइट की रोशनी से घर जगमगा रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे मानो 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद राम जी अयोध्या में आए हों और सारे अयोध्यावासी उनके आने की खुशी में दीप जला जलाकर उस खुशी को जाहिर कर रहे हैं। पूरे गांव की दावत आज सुदर्शन जी के यहाँ थी और इतना बड़ा भोज पहले गांव में कभी किसी ने नहीं दिया। और इसका कारण था कि सुदर्शन जी के यहाँ आज बेटे ने जन्म लिया था। ऐसा नहीं था कि उनका बेटा उनकी इकलौती औलाद था। उससे बड़ी उनके यहाँ पहले एक बेटी थी, लेकिन उनको बेटे का चाव अधिक था। हालांकि वह प्यार अपनी बड़ी बेटी से भी उतना ही करते थे, पर बेटे की थोड़ी सी बात ही अलग होती है और ऐसा ही हो रहा था। सुदर्शन जी के यहाँ पर सब लोग इकट्ठे होकर गीत गा रहे थे। गांव की महिलाएं नाच रही थीं और आदमी खुशी के मारे इकट्ठे होकर ढोल बजा रहे थे। सुदर्शन जी के यहाँ पुत्र का जन्म होने पर जैसे उनके कदम धरती पर ठहर ही नहीं रहे थे। चारों ओर इतना उजाला था कि पूरे गांव में जगमग हो रही थी। और पंडित जी भी बोले कि एक दिन इसी तरह यह तुम्हारे घर को भी उजियाले से भर देगा, और इसीलिए उन्होंने अपने लड़के का नाम प्रकाश रखा था। खैर, आज का प्रोग्राम सही सलामत निपट गया और अब प्रकाश भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। 1 महीना बीता, 2 महीने बीते और ऐसे ही करके समय अपनी रफ्तार से चलता रहा और प्रकाश बड़ा होता रहा। कुछ समय बाद उसके स्कूल पढ़ने की बारी आई। सुदर्शन जी ने एक बढ़िया स्कूल में उसका एडमिशन करवाया। हालांकि उन्होंने अपने बेटे और बेटी में कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया था। उनकी बेटी भी एक बढ़िया स्कूल में पढ़ने जाती थी। चूंकि प्रकाश उनकी बड़ी बेटी मीनू से छोटा था, तो उन्होंने उसका एडमिशन इस स्कूल में करवा दिया जिसमें उनकी बेटी मीनू जाया करती थी। अब दोनों भाई बहन स्कूल जाने लगे। प्रकाश की पढ़ने में ऐसी कोई खास रुचि नहीं थी, जबकि मीनू पढ़ने में उतनी ही होशियार थी। एक दिन स्कूल में एक घटना हुई और उस घटना का असर प्रकाश के मन में ऐसा पड़ा कि अब उसने भी मन लगाकर पढ़ाई करने की ठान ली और धीरे धीरे वह पढ़ाई में रुचि लेने लगा। इधर सुदर्शन जी को इस बात की संतुष्टि हुई कि प्रकाश का मन अब पढ़ने में लगने लगा है। बेटे का बाप होने की खुशी में वह अपने आगे किसी और को कुछ समझता ही नहीं था। कभी कभार लोग कह दिया करते थे कि जिस बेटे पर तुम्हें इतना घमंड है ना, एक दिन ऐसा आएगा कि वो तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। वैसे भी इतना घमंड करना अच्छा नहीं है। आजकल के बच्चे माँ बाप को कुछ नहीं समझते। कल को ऐसा ना हो कि तुम्हें बड़ा आदमी बनने के बाद ये पहचानना भी बंद कर दे। सुदर्शन सबकी बातों को यह कहकर टाल देता कि तुम्हारा कोई बेटा नहीं है ना, इसीलिए तुम मेरे बेटे से जलते हो। और ऐसा भी कभी हुआ है क्या कि कोई बेटा अपने माँ बाप को पहचानने से इनकार कर दे? तुम सब तो इधर उधर की फालतू की बातें बनाते रहते हो। अब धीरे धीरे प्रकाश 10वीं कक्षा में आ गया। उधर मीनू ने अपनी 12वीं की परीक्षा बहुत अच्छे नंबरों से पास की थी। वह आगे पढ़ना चाहती थी,
इसीलिए सुदर्शन ने भी उसका एडमिशन शहर के एक अच्छे कॉलेज में करवा दिया। वहाँ से एक ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मीनू के लिए अच्छे रिश्ते आने लगे। उसके लिए एक रिश्ता विदेश से आया। लड़का सभी को भा गया तो मीनू की किसी ने एक न सुनी और उसकी शादी कर दी गई। प्रकाश को सुदर्शन ने बचपन से ही बड़े लाड़ प्यार से पाला था, क्योंकि सुदर्शन के घर में पैसों की तो कोई कमी ही नहीं थी। प्रकाश जिस चीज पर हाथ रख देता, सुदर्शन उसे कहीं से भी ला कर देता। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे प्रकाश बड़ा हो रहा था, वैसे वैसे सुदर्शन और उसकी पत्नी माया उम्र दराज हो रहे थे। बेटी की शादी करने के बाद उनका इकलौता सहारा प्रकाश ही रह गया था। प्रकाश ने भी अपनी हाई स्कूल की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास की और उसके बाद उसने अपनी 12वीं के एग्ज़ाम दिए, जिसमें वह अच्छे नंबरों से पास हो गया था। उसके बाद उसने विदेश जाकर पढ़ाई करने के लिए एक टेस्ट दिया, जिसमें उसकी प्रथम रैंक आई और कुछ स्कॉलरशिप मिलने के बाद वह अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश चला गया। हालांकि सुदर्शन की पत्नी माया यह बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उनका इकलौता बेटा उनको छोड़कर कहीं और जाए। बेटी की तो पहले ही शादी हो चुकी थी, उनके पास उनका और कोई सहारा भी तो नहीं था। लेकिन जैसे तैसे करके सुदर्शन के समझाने पर उसकी पत्नी माया प्रकाश को शहर भेजने के लिए तैयार हो गई। अब प्रकाश शहर चला गया। वहां जाकर उसने पढ़ाई पूरी की और पढ़ाई पूरी करने के बाद एक बड़ी सी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर उसकी नौकरी भी लग गई। उसे अच्छा खासा पैसा भी मिलने लगा था। जब उसकी नौकरी लगी तो नौकरी लगने के बाद पहली बार वह अपने गांव आया। गांव वालों ने उसका जोर शोर से स्वागत किया, क्योंकि गांव का पहला बच्चा ऐसा था जो शहर जाकर एक बढ़िया कंपनी में अपनी नौकरी लगा कर आया था। और इससे ना कि सुदर्शन का केवल, बल्कि पूरे गांव का सर गर्व से ऊंचा हो गया था। सब लोग कहने लगे कि सच में प्रकाश ने इस गांव में उजाला कर दिया, पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। प्रकाश भी इन सब चीज़ों से बहुत खुश था। वह गांव आया और कुछ समय बाद शहर वापस चला गया। अब तो वह शहर का होकर रह गया था। गांव में अपने माँ बाप को अब तो फ़ोन भी वह कभी कभार ही करता। पहले तो कुछ पैसे भी उनके घर के लिए भेज दिया करता था, क्योंकि सुदर्शन अब बूढ़ा हो चुका था और उसकी यह स्थिति नहीं थी कि वह कोई काम कर सके। और बस इसीलिए प्रकाश अपने माँ बाप के खर्चे के लिए कुछ पैसे भेज दिया करता था। पर जैसे जैसे समय बीता, प्रकाश अपने काम काज में इतना बिजी हो गया कि उसे यह ध्यान ही नहीं रहा कि गांव में उसके कोई माँ बाप भी हैं जो कि अब बूढ़े हो चुके हैं, जिन्होंने उसको पढ़ाने लिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उसकी हर चीज़ का ध्यान रखा। आज उस बेटे के पास इतना भी समय नहीं रहा कि वह गांव जाकर अपने माता पिता का हाल जान ले या फिर उनको अपने साथ शहर में ले आए। कई बार सुदर्शन ने माया से कहा भी कि हम शहर ही चलते हैं, लेकिन माया ने वहां जाने से साफ इनकार कर दिया। कभी कभार सुदर्शन ही प्रकाश को फोन कर लिया करता, तो कभी प्रकाश फोन नहीं उठाता और अगर फोन उठाता तो यह कहकर काट देता कि अभी बिजी हूँ, बाद में बात करूँगा। अब तो आस पड़ोस के लोग बाग भी सुदर्शन का मजाक बनाने लगे थे। वह सब कहते, इसीलिए तो प्रकाश के ऊपर इतना उछलता था क्या कि मेरा बेटा है, देखो
मुझे बुढ़ापे में ऐसे ठाट करवाएगा, वैसे ठाट करवाएगा। अरे, ऐसी कैसी औलाद जो अपने माँ बाप को पलटकर भी नहीं देखती। माना कि वह बड़ा आदमी हो गया है, लेकिन इतना बड़ा तो नहीं हुआ ना कि जिसको अपने माँ बाप तक को देखने की फुर्सत ना हो। खैर, अब सुदर्शन और माया क्या ही कहते। बेचारे लोगों की जली कटी सुनकर चुप रह जाते। माया तो पहले ही प्रकाश को शहर भेजने को तैयार नहीं थी, लेकिन सुदर्शन के समझाने पर उसने अपने बेटे को शहर भेजने के लिए हामी भरी थी। वह मन ही मन अपने बेटे को बहुत याद करती। वह जब भी सुदर्शन से फोन करवाती, उधर से जवाब में यही सुनने को मिलता कि मैं बिजी हूँ, बाद में बात करूँगा। यह सब सोच सोच कर सुदर्शन की पत्नी माया अब कुछ बीमार सी रहने लगी थी। धीरे धीरे उसने खाट पकड़ ली। बेटे का यूं दूर चले जाना उसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ था। एक दिन सुदर्शन कहीं बाहर गया हुआ था। जब वह वापस लौटा तो उसने देखा कि माया खाट पर पड़ी हुई है। उसने माया को कई आवाजें लगाईं, पर माया ने कोई जवाब नहीं दिया। जब सुदर्शन ने जाकर देखा तो पता चला कि माया बेहोश पड़ी है। सुदर्शन ने जल्दी से कुछ लोगों की मदद से उसे अस्पताल में भर्ती करवाया और वहां जाकर पता चला कि इसको शहर के बड़े अस्पताल में कुछ जांच करवानी पड़ेगी। इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अब सुदर्शन ने प्रकाश को फोन किया। जैसे तैसे तो प्रकाश ने फोन उठाया। सुदर्शन ने जब उसकी माँ की बीमारी के बारे में बताया तो उसने कहा कि देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हें फोन करूँगा। और इतना कहकर उसने फोन काट दिया। जब कई दिनों तक इंतजार करने के बाद भी प्रकाश का कोई फोन नहीं आया, तो फिर जहां प्रकाश रहता था वहां का पता सुदर्शन के पास था। अब पत्नी की तबीयत ज्यादा खराब होने लगी। उधर से प्रकाश का कोई जवाब नहीं आया, तो सुदर्शन ने खुद ही शहर जाने की सोची। अब वह अपनी पत्नी माया को अपने साथ लेकर प्रकाश के घर पहुंच चुका था। जब वह आ गया तो पता चला कि प्रकाश कंपनी गया है। वहां के वॉचमैन से ऑफिस का पता लेकर सुदर्शन उसके ऑफिस पहुंचा। अब तो वह अपने गांव वाले भेष में ही थे और अब घर की आर्थिक स्थिति इतनी बढ़िया भी नहीं थी, तो दोनों के कपड़े वहीं फटे पुराने और मटमैले हुए थे। वहां जाकर उन्होंने गेटकीपर को बताया कि उन्हें प्रकाश से मिलना है। गेटकीपर ने अंदर जाकर प्रकाश से कहा कि कोई व्यक्ति आपसे मिलना चाहते हैं। प्रकाश ने बिना देखे ही उन्हें अंदर बुलाने को कहा और जैसे ही वे दोनों अंदर पहुंचे तो प्रकाश उन्हें देखकर सन्न रह गया। कंपनी में सभी लोग उन दोनों को ऊपर से नीचे तक घूर रहे थे कि तभी उस कंपनी का मालिक बाहर निकल कर आया और उसने फिर प्रकाश से पूछा, प्रकाश, यह दोनों कौन हैं? क्या तुम इन्हें जानते हो? तब प्रकाश ने अपने माता पिता के मुंह पर साफ इनकार करते हुए कहा, सर, मैं नहीं जानता। पता नहीं कौन भिखारी हैं जो यहाँ आ गए हैं। बस इतना कहने की देर थी कि सुदर्शन और माया कुछ कह ही नहीं पाए। उधर कंपनी के मालिक ने वॉचमैन को कहा कि इन दोनों को बाहर निकाल दो। सुदर्शन को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस बेटे के जन्म पर वह इतना इतरा रहा था, आज उस बेटे ने अपने माँ बाप को ही पहचानने से इनकार कर दिया और भिखारी कहकर कंपनी से बाहर निकलवा दिया। उसकी आत्मा एक बार भी ना पसीजी कि जिस माँ ने
उसे जन्म दिया वह उसको दूसरे लोगों से धक्के दिलवाकर बाहर निकलवा रहा है। माया जी तो जैसे सुन्न ही रह गईं। उनकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। बेचारे शहर में किसी और को जानते भी नहीं थे। जाते तो कहाँ जाते। पूरे दिन में यूं ही कंपनी के बाहर बैठे रहे। सोचा कि प्रकाश आएगा तो वे उससे पूछेंगे जरूर कि उसने ऐसा क्यों किया। उसने सब लोगों के सामने अपने माता पिता को पहचानने से इनकार क्यों कर दिया। शाम हो गई, फिर रात हो गई और रात से अगली सुबह हो गई, लेकिन प्रकाश नहीं आया। इधर माया की तबीयत भी थोड़ी और खराब होती जा रही थी। अब वह थोड़ी बेहोश सी होने लगी थी। सुदर्शन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे, जाए तो किसके पास जाए। पूरा दिन निकल गया, अगला दिन भी निकलने को आया, लेकिन प्रकाश ने उनकी कोई खबर नहीं ली। बेचारे दोनों बुजुर्ग वहां से उठकर रोड के किनारे जाकर बैठने ही वाले थे कि माया को अचानक से चक्कर आ गया और वह सड़क पर गिर पड़ी। अब सुदर्शन जी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करें और क्या नहीं, कि तभी एक गाड़ी वहां आकर रुकी। उस गाड़ी में से एक लड़की उतरी। उसने माया जी को उठाया और गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गई। उसने उनका पूरा ध्यान रखा और उनका इलाज करवाया। और अब जब उन्हें होश आया तब वह लड़की उनसे बोली कि अंकल चलिए, अब तो आंटी की तबीयत भी खराब नहीं है, अब तो उन्हें आराम है, तो मैं आप लोगों को आपके घर छोड़ देती हूँ। और यह कैसा हुलिया बना रखा है आप लोगों ने। ऐसा लग रहा है मानो कई दिन से आप घर ही नहीं गए हैं। आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? आपका घर कहाँ है? कुछ तो बताइए। तो सुदर्शन जी ने उस लड़की से कहा, बेटा, हमारा घर तो गांव में था। यहाँ तो इस शहर में हम किसी को जानते भी नहीं हैं। एक बेटा था जिसके भरोसे यहाँ शहर तक आए थे। जैसे तैसे पूछते पाछते उसके ऑफिस तक पहुँचे, लेकिन ऑफिस जाकर देखा तो बेटे ने हमें पहचानने से ही इनकार कर दिया और भिखारी कहकर उस कंपनी के चपरासी से धक्के देकर बाहर निकलवा दिया। इतना कहकर सुदर्शन जी फूट फूट कर रोने लगे। हमने तो सोचा था कि इकलौता बेटा है, जब वह बड़ा होगा तब हम राज करेंगे, राज। हमें क्या पता था कि हमारा अपना सगा बेटा हमें दो लोगों के सामने पहचानने तक से इनकार कर देगा। शहर आकर वह इतना बदल जाएगा, हमें मालूम नहीं था। उसकी माँ तो कभी भी नहीं चाहती थी कि वह शहर जाए, पर मैं ही जैसे तैसे करके मैंने अपनी पत्नी को मनाया और उसे शहर में भेजा ताकि वह कामयाब हो जाए। हमें लगा था कि बेटे की तरक्की बढ़ेगी तो उससे हमारी भी तो तरक्की होगी। हम नहीं जानते थे कि हमारे साथ ऐसा होगा। कहते कहते सुदर्शन जी तेज तेज रोने लगे। तब उस लड़की ने उन्हें जैसे तैसे चुप कराया और वह लड़की उनसे बोली, अंकल, सबसे पहले तो आप चुप हो जाइए, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। कोई बात नहीं, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, वहां जाकर थोड़ा आराम से बैठना। आंटी की भी तबीयत इतनी ठीक नहीं है कि इनको इस हालत में आप यहाँ खड़ा करके रख सकें। अब दोनों के पास और कोई रास्ता भी नहीं था, तो दोनों उस लड़की के साथ उसके घर की तरफ हो लिए। की के एक इशारे पर ड्राइवर ने गाड़ी सुदर्शन जी के सामने लगा दी और वह तीनों गाड़ी में बैठकर उस लड़की के घर की ओर चल दिए। ड्राइवर ने गाड़ी एक आलीशान से बंगले के बाहर ले जाकर लगा दी। वह बंगला वास्तव में बहुत बड़ा था, जिसको देखकर इतना अंदाजा तो लगाया ही जा सकता था
कि वह लड़की कोई साधारण लड़की तो नहीं थी, किसी अमीर आदमी की लड़की थी। दोनों घर के अंदर पहुंचे तो वहां का माहौल देखकर पहले तो दोनों थोड़े घबरा गए और बिल्कुल धीमे धीमे कदमों से डरते डरते आगे बढ़ रहे थे कि तभी उस लड़की ने कहा, क्या हुआ अंकल, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं और इतना डरने की क्या बात है? अरे भाई, इसको अपना ही घर समझिए और बेझिझक आगे बढ़ जाइए। जब उस लड़की ने इतनी बात कही तो सुदर्शन जी और उनकी पत्नी माया दोनों ही थोड़े से निश्चिंत हुए। उस लड़की ने उन्हें अब एक सोफे पर बैठाया और नौकर को आवाज लगाई। नौकर सुदर्शन जी और माया जी के लिए पीने का पानी लेकर आया। फिर लड़की ने इशारा किया तो नौकर सुदर्शन जी और माया जी को एक कमरे में ले गया। उस कमरे में सब कुछ बहुत व्यवस्थित ढंग से रखा हुआ था। मखमल का गद्दा, बढ़िया रजाई, अच्छे अच्छे कपड़े, सब कुछ उसके कमरे में रखा हुआ था। उस लड़की ने कहा, अंकल, कमरा आपको पसंद आया ना? अब आप दोनों ऐसा कीजिए, फ्रेश हो जाइए, मैं नाश्ता लगवा देती हूँ। आंटी को दवाई भी खानी होगी, आंटी की दवाई खाने का टाइम हो रहा है। आप दोनों इतने फ्रेश हो जाइए, फिर नाश्ता करने के बाद थोड़ा आराम कर लीजिएगा, उसके बाद हम कुछ बात करेंगे। इतना कहकर वह लड़की वहां से चली गई और सुदर्शन जी और माया जी दोनों ने नहा धोकर अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहने। इतने में ही नौकर उन्हें बुलाने कमरे में पहुंच चुका था। नाश्ता करने के लिए जैसे ही वह नीचे आए तो टेबल पर नाश्ता लगा हुआ था। दोनों जैसे ही खाने की टेबल पर पहुंचे तो देखकर वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। सुदर्शन जी भी पिछले 2 दिनों से भूखे ही थे तो वह खाने पर टूट पड़े। थोड़े अजीब तरीके से खाना खाने लगे। वह नौकर भी उनको बड़े अजीब तरीके से देखने लगा, लेकिन वह लड़की उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। जब सुदर्शन जी का पेट भर गया तब उन्हें ध्यान आया कि वह कहाँ पर बैठे हुए हैं। तब उन्होंने अपने आप को थोड़ा संभाला तो देखा कि वह दोनों सारा खाना खा चुके थे। उन्होंने उस लड़की से अपने किए गए इस बर्ताव के लिए माफ़ी मांगी तो उस लड़की ने कहा, अंकल, इसमें माफ़ी की क्या बात है? कोई बात नहीं, अगर आपको भूख लगी है तो मैं कहकर और खाना बनवा देती हूँ। तब सुदर्शन जी और माया जी बोले, नहीं नहीं बेटा, हम लोग कई दिनों से भूखे थे, इसलिए ध्यान ही नहीं रहा। तो कोई बात नहीं ना अंकल, आंटी मैंने कहा तो कि कोई बात नहीं। अब आप टेंशन मत लीजिए, दवाई खाइए और आराम कीजिए। मुझे भी थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर जाना है, हम शाम को मिलते हैं। तब तक आप लोग कहीं भी मत जाना, यह घर आपका ही समझिए और इसे अपना ही समझकर बिल्कुल आराम से रहिए। इतना कहकर वह लड़की वहां से चली गई। अब सुदर्शन जी और माया जी इस लड़की के साथ रहने लगे। धीरे धीरे माया जी अब स्वस्थ होने लगी थीं। एक दिन माया जी और सुदर्शन जी उस लड़की से बोले, बेटा, बहुत दिन हो गए हैं हमें यहाँ रहते हुए और हमें अब अपने घर वापस चले जाना चाहिए। अब तो तुम्हारी आंटी की तबीयत भी ठीक है। तो वह लड़की बोली, क्यों अंकल, आपको यहाँ किसी चीज़ की परेशानी है क्या? आपका मन नहीं लग रहा जो आप मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं? अब सुदर्शन जी चुप लगा गए। शाम को जब तीनों बैठकर चाय पी रहे थे तब उस लड़की ने सुदर्शन जी से कहा, अंकल जी, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? हाँ बेटा, पूछो, सुदर्शन जी ने उस लड़की से कहा। उस लड़की का नाम सोना था। तब सोना सुदर्शन जी से बोली, अंकल, आपके बेटे का नाम क्या है और वह कहाँ रहता है? अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं जान सकती हूँ कि आपके साथ आखिर क्या हुआ है? तब
सुदर्शन जी बोले, बेटा, हम लोग गांव के रहने वाले हैं। मेरे पास एक बेटा और एक बेटी है। बेटी पढ़ने में बहुत होशियार थी, लेकिन फिर भी उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद एक अच्छा रिश्ता आने के कारण हमने उसकी शादी कर दी। बाकी बचा बेटा। जिस दिन बेटे ने घर में जन्म लिया, उस दिन मैं बहुत खुश हुआ, बहुत खुशियां मनाई, पूरे गांव को भोज कराया। सभी लोगों की तरह मेरी भी गलत ही सोच थी कि बेटा होता है तो बुढ़ापा आराम से कट जाता है। जब तक बेटा छोटा था, तब तक सब ठीक था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, तब तक भी सब कुछ ठीक ही था। लेकिन जैसे ही उसकी इंटर की परीक्षा पास हुई और वह पढ़ने के लिए विदेश गया, तब से वह पूरे तरीके से बदल गया। उसने ना तो हमारी खोज खबर ली, ना हमारे बारे में पूछा। यहाँ तक कि जब तुम्हारी आंटी की तबीयत खराब हो रही थी, तब मैंने उसके पास फोन किया था, तो उसने यह कहते हुए कि सोच लूंगा, अभी फिलहाल मैं बहुत बिजी हूँ, फोन काट दिया था। हमें लगा कि सच में शायद बेटा बहुत बिजी रहने लगा है। इसीलिए हम दोनों जैसे तैसे करके गांव से शहर पहुंचे, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारी आंटी का इलाज बड़े शहर में ही हो सकता है। उस बेटे के अलावा हमारा कोई और शहर में भी नहीं था, और इसीलिए तुम्हारी आंटी को लेकर मैं शहर पहुंचा, जहां मेरा बेटा रहता है। वहां जाकर पता चला कि वह तो ऑफिस गया है, और वहां आसपास के लोगों से पता लेने के बाद हम उसके ऑफिस पहुंचे। वहां जाकर जब उसे मिलना चाहा, तो उसने सभी लोगों के सामने हमें पहचानने से ही इनकार कर दिया और भिखारी कहकर हमें ऑफिस से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। हमें लगा कि शायद हमारा भेष ऐसा हो रहा है, तो शायद बेटे को शर्मिंदगी हो रही होगी सबके सामने। जब वह बाहर आएगा तो बात कर लेंगे। इसी सोच में हम वहीं बैठे रहे और प्रकाश का इंतजार करते रहे। 2 दिन बीत गए, पर वह नहीं आया। तुम्हारी आंटी की भी तबीयत खराब हो रही थी, तो हम वहां से उठकर चले कि तुम्हारी आंटी अचानक गिर पड़ी। इतना कहकर सुदर्शन जी को तो मानो जैसे अब भी यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका अपना सगा इकलौता बेटा उनके साथ ऐसा भी कर सकता है। सोना ने जैसे तैसे उनकी ढांढस बंधाई और उन्हें चुप कराया। फिर वह इधर उधर की बातें करने लगी, जिससे उन दोनों का ध्यान भटक सके। उसने कहा, कोई बात नहीं, आपने एक बेटा खोया है तो क्या हुआ अंकल? आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपको मम्मी पापा बुला सकती हूँ? क्योंकि मैं बचपन से अनाथ हूँ, और माँ बाप की कीमत क्या होती है, मुझसे ज्यादा इस बात को और कौन समझ सकता है। सुदर्शन जी और माया जी ने सोना को रोते हुए गले लगा लिया, और उधर सोना भी इन दोनों का साथ पाकर खुद को गर्वित महसूस कर रही थी। लेकिन मन ही मन सोना को सुदर्शन जी के बेटे पर बहुत गुस्सा था, पर उसे यह नहीं पता था कि उनका बेटा सोना से इस तरीके से मिलेगा। मन ही मन सोना ने सोच लिया था कि वह उनके बेटे को सबक जरूर सिखाएगी। धीरे धीरे समय सामान्य होता चला गया, और सुदर्शन जी और माया जी सोना के साथ बाप बेटी की तरह रहने लगे। एक दिन सोना ने बताया कि पापा, मुझे एक लड़का बहुत पसंद है, और इसीलिए मैंने उसे अपनी कंपनी का मैनेजर बना दिया था। मेरे माता पिता तो हैं नहीं, तो अब माता पिता की सारी जिम्मेदारियां आप ही लोगों को निभानी है। शाम को ऑफिस में एक पार्टी है, जिसमें हम सभी लोगों को चलना है। वहीं पर मैं आपकी मुलाकात उस लड़के से भी करवा दूंगी। सुदर्शन जी और माया जी ने उस लड़के का नाम पूछा, तो वह थोड़े से चौंक गए जब सोना ने बताया कि उस लड़के का नाम प्रकाश है। तो सुदर्शन जी और माया जी
एकदम से चुप हो गए। जब सोना ने उनसे कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अब शाम को पार्टी में सोना सुदर्शन जी और माया जी को अपने साथ लेकर गई और जिस लड़के से वह शादी करना चाहती थी, उस लड़के से सुदर्शन जी और माया जी को मिलाने के लिए जैसे ही उसने उस लड़के के कंधे पर हाथ रखा और उस लड़के ने अपना चेहरा सुदर्शन जी की तरफ किया, तो वह लड़का भी चौंक गया। सुदर्शन जी और माया जी भी भौचक्के रह गए कि अचानक वह लड़का चौंकते हुए बोला, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लड़के का ऐसा रिएक्शन और सुदर्शन जी और माया जी के चेहरे के हाव भाव देखकर सोना को यह समझने में 1 मिनट भी न लगी कि उसके मुंह बोले माँ बाप का जो नालायक बेटा था वह कोई और नहीं बल्कि वही लड़का है जिससे वह शादी करना चाहती थी। सुदर्शन जी और माया जी कुछ कहते उससे पहले ही सोना बोली, प्रकाश, तुम क्या इन दोनों को जानते हो? तब प्रकाश ने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं सोना, मैं इनको नहीं जानता। कौन है ये? बस इतना कहते ही सोना ने एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर जड़ दिया और बोली, नालायक, बेशरम, कैसी औलाद है तू? जिस माँ बाप ने तुझे जन्म दिया, इतना बड़ा किया, आज तूने भरी महफिल में उन्हें पहचानने से ही इनकार कर दिया। अच्छा हुआ कि तेरी मुझसे शादी नहीं हुई अब तक, वरना तुझ जैसे आदमी का क्या भरोसा जो पैसे के लालच में अपने माँ बाप को पहचानने से इनकार कर सकता है। वह पैसे के लालच में कल को मेरे साथ भी कुछ भी कर सकता है। निकल जा मेरे घर से। आज के बाद कभी भी गलती से भी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, क्योंकि अगर आज के बाद तुम मुझे दिखा ना तो मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली, सीधा पुलिस के हवाले कर दूंगी। इतना कहकर सोना, सुदर्शन जी और माया जी वहां से अपने घर चले गए। जैसे ही वह घर पहुंची तो प्रकाश ने सोना के फोन पर एक फोटो भेजी। वह फोटो सोना का था जो फोटोशॉप करके बनाया गया था। प्रकाश ने सोना से कहा, बहुत इतरा रही थी ना भरी पार्टी में मेरी बेइज्जती करके। अगर तूने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तेरे फोटोज वायरल कर दूंगा। बस अब सोना को प्रकाश पर और भी ज्यादा गुस्सा आया और उसने 1 भी मिनट न लगाई और पुलिस को फोन कर दिया। उसने पुलिस को बुलाया और सीधा प्रकाश के घर ले गई और प्रकाश को उसे ब्लैकमेल करके शादी का दबाव बनाने के जुर्म में पुलिस के हवाले कर दिया। अब प्रकाश अपनी बाकी की बची जिंदगी जेल में काट रहा है और उधर सुदर्शन जी और माया जी सोना के साथ अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर रहे हैं। सोना को भी इस बात की तसल्ली है कि समय रहते उसकी आंख खुल गई और वह प्रकाश जैसे धोखेबाज के हाथों बर्बाद होने से बच गई। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद और आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों, अपना ख्याल रखें।